अब आरजेएस में स्कूलिंग का क्या मतलब है? जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो मतलब भी आगे आ रहा है। अब देखो क्यों आ रहा है, उसके पीछे एक कारण है क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे लैंग्वेज हो गई आपकी, लैंग्वेज का मतलब आपका लिखना, चाहे वो इंग्लिश लिखना चाहे वो हिंदी लिखना। स्कूलिंग में हमारी गलतियां होती रही हैं तो वो गलतियां अभी तक चली आ रही हैं। हम अशुद्ध लिखते हैं, हिंदी अशुद्ध लिखते हैं, इंग्लिश अशुद्ध लिखते हैं। तो कंपटीशन में हमें सुधारना पड़ेगा क्योंकि शुद्ध लिखने वाले अलग हैं। शुद्धता पे ही मान लो कंपटीशन हो तो जो ज्यादा शुद्ध लिख रहा है उसका होगा। मान लो हमारी हैंडराइटिंग औरों से बेहतर नहीं है तो जिनकी हैंडराइटिंग बेहतर है वो कुछ कदम आगे बढ़ जाएंगे, वो कुछ थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, तो हैंडराइटिंग में कंपटीशन हो जाएगा। आपकी बोलचाल, अब बोलचाल को कैसे, क्योंकि यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो जो आप बोलते हैं करीब करीब वही लिख देते हैं। इंग्लिश में भी होता है ऐसा, इंग्लिश में भी होता है, तो वो आपको सुधारनी है। आपकी हर रोज बोली जाने वाली भाषा अच्छी और परिष्कृत श्रेणी की होनी चाहिए, आम बोलचाल भी आपकी। इससे क्या होगा, आपके लेखन में लाभ मिलेगा। आप कुछ भी बोल देते हैं, थोड़े दिन ध्यान रखिए कि मुंह खोलें तो क्या बोलें। टीचर से बात कर रहे हो तो आपके सेंटेंस, आपके वाक्य विन्यास बड़े नपे तुले। फिर एक बार नापना शुरू किया तो बाद में अच्छे होते चले जाएंगे, तो ये भी जरूरत है। अब बचपन में ये कमियां रह गई हैं तो वो कमियां आज कंपटीशन में सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी ये कमजोरियां नहीं हैं। अब आपको सुधारनी ही पड़ेगी, लेकिन अब बहुत तेजी से सुधारी जा सकती है। तो चूंकि मैं ये बैठी इन्हीं के सामने कह रहा हूं तो इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था बेयर एक्ट क्या होता है, लेकिन आज सारे बेयर एक्ट लगभग याद हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रही है। तो इस बार भी बहुत अच्छा स्कोर प्रीलिम्स में हुआ, पिछले बार का मेंस दिया था और पिछले बार का मेंस दिया। मेंस हर एक की गलतियां करते हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले बार मेंस दिया था, इस बार प्री क्लियर नहीं हुआ और वो 2-2 4-4 नंबर, 1-1 नंबर से रह गए। वो पता है क्या किया, एक बार आउट होते हैं तो हमें 0 से ही शुरू करना पड़ता है, जबकि पहले कोचिंग ली थी फिर दोबारा से आ जाते, कंटिन्यू सारी क्लासेस करनी चाहिए थी। तो पहले क्यों हो गए, अब क्यों नहीं हुए? अच्छा, कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है ना, हर रोज बढ़ रहा है, कंपटीशन कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, संख्या से नहीं बढ़ रहा। जैसे मैं आपको बेहतर से बेहतर कराने की कोशिश कर रहा हूं तो कोई और भी बेहतर से बेहतर कराने की कोशिश कर रहा होगा, तो टीचर एक से एक कंपटीशन इसलिए भी बढ़ रहा है, इतने सारे टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं इसलिए बढ़ रहा है, संख्या से नहीं बढ़ रहा। संख्या 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए तो भी कोई अंतर नहीं है। संख्या में मान लो 500 लोग हैं, उनमें ही कंपटीशन बहुत मजबूत हो सकता है, लेना 5 ही हैं तो 500 पर्याप्त हैं कंपटीशन के लिए, 50 पर्याप्त हैं कंपटीशन के लिए। तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको और परिष्कृत होना है। और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे लेट आने वाली चीज़ को तो तिलांजलि ही दे दो। सोच लो मेरे को 9 बजे है क्लास मेरी, 9:15 तो पहुँचूंगा, 9:30 तो पहुँचूंगा, 9:45 तो पहुँचूंगा, लेकिन 10 तो क्रॉस नहीं होगा। ऐसे करो ना कोशिश, ये लड़ना पड़ रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है इससे, क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हैं टाइम पे आने में, टाइम पे आने का संघर्ष कर रहे हैं अभी आप। वो संघर्ष खत्म होना चाहिए, अपने आप से संघर्ष नहीं होना चाहिए उस चीज, छोटी सी चीज पे।
बहुत छोटी है, बहुत तुच्छ है। खैर, थोड़ा देर मेरे को सुनिए, गौर से सुनिए कि व्हाट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है। देखो, एक लॉ है इक्विटी, जस्टिस। पढ़ा है नहीं आपने कभी? नाम सुना है? न्याय, सद्विवेक, साम्य, इक्विटी, जस्टिस, है ना? ये क्या है? ये ऐसा कानून है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। मतलब दो लोगों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो इक्विटी के आधार पर कहो नहीं भाई ये ठीक है, ये गलत है, इक्विटी भी कहीं है। तो चूंकि सारे ही न्यायालय अब तक उसकी मान्यता देते रहे हैं, इट इज कंटिन्यूअसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट, इक्विटी एंड जस्टिस। तो उसमें विभिन्न प्रकार के रेमेडीज को बताया गया है कि दीज आर द रेमेडीज। ये नहीं तो इस रेमेडी से इसे संतुष्ट कर दो, ये नहीं तो इस रेमेडी से संतुष्ट कर दो। ठीक है ना? तो दीज आर नॉट कोडिफाइड, इस तरह कोडिफाइड नहीं है। लेकिन न्याय अन्याय क्या है, इसे सामान्य तौर पर समझ सकते हो। नहीं, बात तो ये होनी चाहिए, जैसे अभी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। यूक्रेन में और रूस में भारी लड़ाई चल रही है। विश्व भर के लोग, चाहे वो रूस के ही क्यों ना हो, वो क्या कह रहे हैं? रूस गलत है, यूक्रेन को जबरदस्ती उसके यहां गोलाबारी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, तो रूस गलत है, ये कहा जा रहा है, पूरी दुनिया में कहा जा रहा है। हम भी इस बात को मानते हैं, रूस गलत है। लेकिन यदि इसी बात का निर्णय करना हो और इसके लिए कोई कानून ना हो, तो जो भाव आपके मन में आ रहा है कि रूस गलत है, यूक्रेन पे इस तरह कब्जा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसकी सॉवरेंटी, उसकी संप्रभुता या सॉवरेंटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, तो ये भाव जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? न्याय, जस्टिस से आ रहा है, सद्विवेक से आ रहा है, साम्य से आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है। ठीक है ना? ये जो भाव आ रहा है, तो ये जो भाव है वो भाव कानून में भी है। कानून में पार्टीज द्वारा जो शर्तें तय की जाती हैं कोई काम करने के लिए, उन शर्तों में जो शर्तें तय की जाती हैं कोई काम करने के लिए, उन शर्तों को जब किसी डॉक्यूमेंट में, किन्हीं कंडीशंस में बांध दिया जाता है और ऐसी कंडीशंस एनफोर्स कराई जा सकती हैं, कोर्ट से एनफोर्स कराई जा सकती हैं, तो दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस पर जो पार्टी सहमत हुई, और ऐसी सहमति जिस पे पार्टीज को काम करना न करना उनकी ऑब्लिगेशन है, उनकी बाध्यता है ना? तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी यदि अपनी ऑब्लिगेशन को, अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है तो उसे क्या करना चाहिए? दूसरी
सिंपली आपके दिमाग में आता है कि दूसरी पार्टी को जो नुकसान हुआ हो उस नुकसान की भरपाई करे, यदि या तो अपनी प्रॉमिस पूरी करे, नहीं तो जिस पार्टी को जितना नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई करे। एग्जैक्टली सही बात है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो सकते हैं कि उनके नुकसान की भरपाई की नहीं जा सकती, क्योंकि जो डैमेज है उनको, वो डैमेज ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता जैसा दूसरी पार्टी चाहती है। मतलब मान लो कोई पेंटिंग है और पेंटिंग की सामान्य कीमत ऐसी है जो बाजार में मिलने वाली 100-200 की पेंटिंग, लेकिन वो पेंटिंग ऐसी है जो मेरी अपनी किसी घर परिवार के व्यक्ति ने बनाई थी, जो यूनिक है, देन तब क्या होगा? तब तो वो ऐसी चीज है जिस चीज को मार्केट की वैल्यू के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार क्या हुआ, आपने एक आदमी का नाम सुना होगा, विजय माल्या। सुना है? विजय माल्या के मन में आई कि भाई गांधी जी के जो चश्मा था और जो उनकी खड़ाऊं थी, वो भी लकड़ी की चप्पलें पहनते थे, वो उनके खाने के जो 1-2 बर्तन थे, कटोरी वगैरह, वो उनको लंदन के म्यूजियम से लाया जाए। अंग्रेज लेके चले गए थे, उन्होंने म्यूजियम में रख दिया, उन्हें लाया जाए। उन्होंने उस गवर्नमेंट से बात की और बात करके गवर्नमेंट ने कहा भाई ये बड़े यूनिक हैं, हम तो इतने करोड़ रुपया लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके, आई एम रेडी टू पे द अमाउंट विच वॉज फिक्स्ड बिटवीन माल्या और जो उनमें तय हुआ। उन्होंने कहा ये तो हम, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मान लो वो नहीं देते हैं। गांधी जी जिस कटोरे में या इस थाली में खाना खाते थे, कोई सोने की नहीं थी, चांदी की नहीं थी, सिंपल कांसे के चलते थे बर्तन तब। कांसे की थाली है, कांसे का वो है जिसमें जस्ता और तांबा मिला होता है, उसे कांसा बोलते हैं। देखे हैं मैंने वो बर्तन, सिंपल बर्तन, सिंपल गिलास। उसकी कीमत बाजार में 100-200 रुपये से ज़्यादा नहीं, लेकिन वो करोड़ों में आई। अब जो चीज़ मना कर दे कि मैं तो नहीं दे रहा, तो उसकी मार्केट वैल्यू से कैसे कनेक्ट करेंगे आप? कोई मार्केट वैल्यू ऐसे हो सकती है क्या उस चीज़ की? कुछ नहीं हो सकती मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू मार्केट में बिकने वाली चीज़ों की होती है। दुकान दुकान गांधी जी के वो सारे सामान थोड़ी बिक रहे हैं। तो ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी तो कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट किया मान लो विजय माल्या ने यूके की सरकार से, तो ये वाली रेमेडी कहां से लाओगे? कॉन्ट्रैक्ट में तो है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की जो रेमेडी है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो दे दिया जाना चाहिए। सपोज
मैं आपसे 100 क्विंटल गेहूं खरीदना चाहता हूं और गेहूं के दाम बढ़ गए, तो 200 रुपया क्विंटल ज्यादा हो गए। आपने सोचा अब नहीं बेचेंगे, हम किसी बाहर बेचेंगे, ये 200 रुपये क्विंटल ज्यादा सस्ते में ले रहे हैं। तो 100 क्विंटल में कितने रुपए का अंतर आया है? 200 रुपये क्विंटल से 20,000 रुपये का। तो मैं 20,000 रुपये के लिए, क्योंकि मार्केट वैल्यू में मुझे 20,000 रुपये ज्यादा देने पड़े, उसके लिए मैं केस कर सकता हूं। बात आ रही है समझ में? तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बताता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ने इस तरह के रिलेशंस के, कौन से वाले रिलेशन जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जिसमें इस तरह की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उसके लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। जब किया नहीं तो इस तरह के बहुत सारे मामले जिसमें एक पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि दिस ऑब्लिगेशन हैज टू परफॉर्म बाय यू, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग सच ऑब्लिगेशन यू आर गिल्टी। So this act was enacted. ठीक है।